हेलो दोस्तों, मैं सिमानी मुक्कू। वैसे तो मैं किस्से, कहानी और उपन्यास लिखती हूँ। बस अपने सी कलेक्शन से आप सभी के लिए लेकर आई हूँ अपना पहला उपन्यास देवदासी। आइए बढ़ते हैं देवदासी के अगले चैप्टर की तरफ। देवदासी चैप्टर 36। लक्ष्मी जी भर के देविका से लिपटकर रोती है, अपने अंदर का सारा गुबार निकालती है। तभी कार्तिकेय को पीछे मंदिर के गलियारे से किसी के कदमों की आहट आती है। कार्तिकेय धीरे से कमरे की किवाड़ बंद कर देता है और लक्ष्मी के पास जाकर उसे चुप रहने का इशारा करता है। दोनों की सांसें अटकी हुई थी। तभी धीरे से कमरे के किवाड़ खुलते हैं और वहां सामने आकर भरी पूरी तोंद लेकर पंडित जी खड़े रह जाते हैं। पंडित जी को देखकर कार्तिकेय की जान में जान आई और पंडित जी कमरे के अंदर देखते हैं तो भौंचक्के रह जाते हैं कार्तिकेय और लक्ष्मी को देखकर, और डोलते हुए तेजी से हाथ जोड़ते हुए कार्तिकेय के पास आते हैं और कार्तिकेय के पैरों में गिर जाते हैं। अरे छोटे मालिक आप कैसे हैं? लक्ष्मी तुम कैसी हो? लक्ष्मी की तरफ देख कर कहते हैं, छोटे मालिक आप यहाँ क्यों आए? यदि आपके पिताजी अनंतनाग ने आप लोगों को यहाँ देख लिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कार्तिकेय बड़ी ही शांति से पलके झपकाकर जवाब देता है, कुछ नहीं होगा पंडित जी, मुझे कुछ भी नहीं। पंडित जी कार्तिकेय को देख बड़े भावुक हो जाते हैं। छोटे मालिक जो आपने लक्ष्मी को बचाकर कदम उठाया है, और वो भी अपने पिता के खिलाफ जाकर, आपकी हिम्मत की दाद दूंगा छोटे मालिक। पर आप अपने पिता को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यदि उन्हें इस बात की भनक भी लग गई कि आप दोनों यहाँ हैं तो ये लम्हा ही जाने वो क्या करेंगे। पर छोटे मालिक, एक विनती आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। अब इन सभी देवदासियों को जीवन आप पर ही निर्भर है। आप ही वो तारणहर्ता है जो इन्हें इस सदियों से चली आ रही कुप्रथा से बचा सकते हैं, और आने वाली पीढ़ी को भी जिन्हें मजबूरन देवदासी बन जाना पड़ता है। मेरा क्या है, मैं तो एक नौकर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ, कुछ हद तक आपका साथ ज़रूर दे सकता हूँ आपकी इस लड़ाई में। जब इंस्पेक्टर राघवन आए थे, एक आशा की किरण ज़रूर नज़र आई थी हमें छोटे मालिक। पर आपके पिताजी अब गांव वापस लौट आए हैं, इसीलिए सभी देवदासी अब बहुत ही ज़्यादा भयभीत हैं। और आने के बाद उन्होंने तो नीलवेणी के साथ किया, वो तो राक्षसी कृत्य है छोटे मालिक। सारी देवदासियाँ सहम सी गई हैं। माफ़ कीजिएगा छोटे मालिक, पर अब इस राक्षस का संहार आप ही कर सकते हैं। कार्तिकेय ने पंडित जी के जोड़े हुए हाथों पर अपने हाथ रख दिए और उनकी आंखों में आंखें डालकर बोला, चिंता मत कीजिए पंडित जी, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा, फिर सामने मेरे पिताजी ही क्यों ना हो। कार्तिकेय की आंखों में गहराई थी, एक सच्चाई थी। वैसे नीलवेणी की क्या हालत है पंडित जी? कुछ दवाई वगैरह चल रही है या नहीं? चल रही है ना छोटे मालिक। गांव के वैद्य जी है, वो बीच बीच में आकर देख जाते हैं नीलवेणी को, पर कहाँ नहीं जा सकता, होश कब आएगा। कार्तिकेय और लक्ष्मी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं खिंच जाती है। पंडित जी को अचानक जैसे कुछ याद आ जाता है और कहने लगते हैं, वैसे छोटे मालिक आपने कुछ खाया पिया या नहीं? सुबह होने वाली है। नहीं पंडित जी, हम सीधे यहीं चले आ रहे हैं। लक्ष्मी को उसकी अक्का को देखने की बहुत चाहत थी। लक्ष्मी से रहा नहीं जा रहा था अक्का की हालत सुनकर। वैसे आपको कैसे खबर पहुंची छोटे मालिक? आपने ही तो इंस्पेक्टर राघवन को फ़ोन किया था ना, तो बस उन्हीं से हमें खबर मिली और लक्ष्मी ने सारी बातें सुन ली और यहाँ आने की ज़िद करने लग गई। ठीक है छोटे मालिक, अब यहाँ आ ही गए हैं, पर अब आप लोगों को बहुत संभल कर रहना होगा। आप चाहे तो इसी कमरे में रह सकते हैं पूरा दिन, क्योंकि फ़िलहाल तो बहुत से ज़मींदार गिरफ्तार हो चुके हैं, तो यहाँ से फ़िलहाल किसी भी देवदासी को ले जाया नहीं जाता रात को। तो रात को यहाँ कोई नहीं आता, आप यहाँ आराम से रुक सकते हैं। नहीं पंडित जी, हम एक आध दिन ही रुकेंगे। मैं कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहता लक्ष्मी के साथ। जैसी आपकी मर्ज़ी छोटे मालिक। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए और कॉफ़ी लेकर आता हूँ छोटे मालिक, आप बैठकर आराम कीजिए ना। और पंडित जी तुनक कर मस्त चाल में कॉफ़ी नाश्ते का इंतज़ाम करने वहाँ से मंदिर के रसोई घर में चले जाते हैं, और साथ में 2 देवदासियाँ मदद के लिए चली जाती हैं। कार्तिकेय कुछ देर के लिए वहीं गद्दे पर लेट जाता है और लक्ष्मी तो अपनी अक्का को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके हाथों को सहला रही थी तो कभी उसके सर को, और कुछ देर बाद उसने अपनी अक्का के करीने से बाल बनाए।
लक्ष्मी के मन में कुछ बात चल रही थी जो वो कार्तिकेय को बताना चाह रही थी, पर हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बार बार कार्तिकेय की तरफ देखती और फिर से नीलवेणी की तरफ देखने लग जाती। कार्तिकेय आंख मूंद कर बस लेटा हुआ ही था और आंखें मूंदे हुए मुस्कुराकर कार्तिकेय बोला, बोलो लक्ष्मी, कोई तकलीफ है? कुछ कहना चाह रही हो शायद तुम, तो डर क्यों रही हो? बोलो, जो भी बात तुम्हारे मन में है। लक्ष्मी पीछे मुड़कर देखती है। अब भी कार्तिकेय आंखें मूंदे लेटे हुए मुस्कुराए जा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कार्तिकेय ने उसके मन की बात कैसे जान ली। कार्तिकेय ने कैसे ये जान लिया कि वो किसी बात को लेकर असमंजस में है। कार्तिकेय अपनी आंखें खोलता है। चमक होती है उसकी आंखों में लक्ष्मी को देखकर। लक्ष्मी कार्तिकेय को देखकर एक औपचारिक मुस्कान देती है। वो कार्तिकेय जी, मैं ये कह रही थी कि हाँ हाँ बोलो लक्ष्मी, क्या कह रही थी? वो मैं कह रही थी, क्या वो लगा रखा है? उसके आगे भी तो कुछ बोलो लक्ष्मी। लक्ष्मी अपनी साड़ी के पल्लू को एक कोने से पकड़कर उंगली में गोल गोल घुमाने लग गई और नजरें नीची कर कार्तिकेय से कहने लगी, वो कार्तिकेय जी, मैं ये कह रही थी कि क्या हम अक्का को अपने साथ ले जा सकते हैं यहाँ से? वहाँ शहर में बड़े अस्पताल में अक्का का इलाज करवा सकते हैं। कार्तिकेय लक्ष्मी के भोलेपन पर जानिसार हो गया। तुम सचमुच में पागल हो लक्ष्मी। अक्का ने हमारी इतनी मदद की है तो क्या मैं अक्का के लिए इतना भी नहीं करूँगा? ज़रूर ले चलेंगे हम उन्हें शहर। और राधा अम्मा का एनजीओ तो है ही, वहाँ नीलवेणी को रख देंगे और उनके इलाज के लिए एनजीओ द्वारा मदद भी मिलेगी। वैसे दिमाग तुम्हारा बहुत तेज़ चलता है लक्ष्मी, कार्तिकेय ने मजाकिया अंदाज में कहा। जैसे छोटे बच्चे को टॉफ़ी मिल जाती है, उसी तरह से लक्ष्मी खुश हो गई है सुनकर। इसी दौरान पंडित जी और देविका कॉफ़ी और नाश्ता लेकर आ गए। लक्ष्मी और कार्तिकेय ने बाहर जाकर हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने आ गए। छोटे मालिक, और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे कहिएगा, मैं सब कुछ आपको लाकर दूंगा। कार्तिकेय ने आभार स्वरूप मुस्कान दी पंडित जी को। ज़रूर पंडित जी, पर शायद आज रात तक हम निकल जाएंगे यहाँ से, और हाँ, हम नीलवेणी को भी साथ ले जाएंगे। ये सुनकर तो पंडित जी थरथरा गए। छोटे मालिक, ये क्या कह रहे हैं आप? यदि आप नीलवेणी को यहाँ से ले गए तो आपके पिताजी को पता चल जाएगा छोटे मालिक, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? पंडित जी हाथ जोड़े छोटा सा मुंह बनाए बहुत ही गिड़गिड़ाने लग गए। पंडित जी, अभी कुछ ही देर पहले तो आपने मुझसे वादा किया था ना मदद करने का। ये सुनकर पंडित जी थोड़े खिसिया गए। ठीक है छोटे मालिक, आप जैसा कहें। अब ये वही बात हुई ना, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? इन बच्चों के लिए मैं कुछ भी करूँगा छोटे मालिक, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। वैसे भी आपके पिताजी की नज़रों में तो मैं आ ही चुका हूँ। वो आज या तो कल मुझे नहीं छोड़ने वाले। पंडित जी के स्वर में थोड़ा विनोद और थोड़ा गंभीर मिश्रित शब्द थे। उनके इस मिश्रित भाव को देखकर कार्तिकेय को अंदर अंदर बड़ी हंसी आ रही थी, पर पंडित जी की तरफ से ये शब्द सुनकर कार्तिकेय के दिल को थोड़ी राहत मिली, थोड़ा सुकून मिला। दोनों ने नाश्ता खत्म किया। बाकी सभी देवदासियाँ मंदिर जा चुकी थी अपने रोज़ के काम करने के लिए। कार्तिकेय नाश्ता करने के बाद वहीं लेट गया। लक्ष्मी भी अपने अक्का के पास ही लेट गई। फिलहाल कमरे में कोई भी नहीं था इन तीनों के सिवा। क्रमशः देवदासी चैप्टर 37। कॉफ़ी और नाश्ता करने के बाद कार्तिकेय वहीं गद्दे पर सो जाता है और लक्ष्मी भी अपनी अक्का के पास ही लेट जाती है। बाकी सभी देवदासियाँ मंदिर में अपनी सेवा देने के लिए चली जाती हैं। अब कमरे में इन तीनों के अलावा कोई नहीं होता। कार्तिकेय और लक्ष्मी दोपहर तक सोते ही रहे। पता नहीं कैसे उन दोनों की आंख लग गई। दोपहर को देविका दोनों के लिए खाना लेकर आई। जब देविका ने आकर दोनों को उठाया तभी उनकी नींद खुली थी। लक्ष्मी, तुम ठीक हो? देविका ने पूछा। लक्ष्मी का सर थोड़ा भारी हो गया था। आंखें मलते हुए उसने देविका को देखा। हाँ देविका, मैं ठीक हूँ। वो पूरी रात सोए नहीं थे ना, इसीलिए सर थोड़ा भारी लग रहा था। कोई बात नहीं लक्ष्मी, देखो मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म खाना लाई हूँ मंदिर के रसोई घर से, तुम खा लो। उसके बाद यहीं नहाना चाहो तो नहा लेना, फिर उसके बाद आराम कर लेना। कार्तिकेय भी नींद से उठ जाता है और बाहर जाकर हाथ मुंह धोकर अंदर खाना खाने आ जाता है। चलो देविका,
जल्दी जल्दी खाना दो, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। अपनी हथेलियों को रगड़ते हुए कार्तिकेय बड़े उत्साह से कहता है। जी छोटे मालिक, बस आपकी थाली ही परोस रही थी मैंने। आओ लक्ष्मी, तुम भी बैठो। हाँ हाँ, अभी आई। लक्ष्मी भी आकर वहाँ बैठ जाती है। कार्तिकेय ने लेमन राइस का निवाला मुंह में डालते ही उसने आंखें बंद हो गई। इतने दिनों बाद मंदिर का खाना खाया है मैंने, बहुत बढ़िया बना है लेमन राइस। छोटे मालिक, रसम भी लीजिए ना, और ये साथ में चटनी। हाँ हाँ देविका, चटनी को कैसे भूल सकता हूँ मैं, चटनी तो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी है। दोनों ने पेट भर के खाना खाया। कार्तिकेय ने आखिरी निवाला खत्म किया और कहने लगा, पेट भर गया पर मन नहीं भरा आज। सच में मंदिर के खाने की बात ही कुछ और होती है। जिस भाव से खाना बनता है मंदिरों में, वही भाव खाने वाले के मस्तिष्क में आते हैं। तभी देविका बोल पड़ती है। हाँ छोटे मालिक, तभी तो कहते हैं खाना बनाने से पहले हमेशा अन्नपूर्णा अम्मा को आह्वान करना चाहिए। लक्ष्मी भी हंसते हुए बोल पड़ती है। हाँ देविका, सच कहा तुमने। जिस भाव से खाना बनता है वही विचार खाने वाले के दिमाग में आते हैं। इसलिए खाना हमेशा खुश होकर अच्छे भाव से ही बनाना चाहिए, ताकि खाना खाने वाले पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो। पूरा दिन कार्तिकेय और लक्ष्मी का उसी कमरे में गुजर गया अपनी अक्का के साथ। रात को खाना खाने के बाद कार्तिकेय लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, सभी लोगों के सो जाने के बाद हमें रात को यहाँ से निकलना होगा। अब और यहाँ नहीं रह सकते। तुम सारी तैयारी करके रखना, ठीक है? लक्ष्मी हाँ में गर्दन हिलाकर जल्दी जल्दी अपनी अक्का के कपड़े समेटने लग जाती है और अपनी ही बैग में उसके कपड़े भर लेती है। रात को मंदिर का कोलाहल बंद हो जाने के बाद पंडित जी कमरे में आते हैं। छोटे मालिक, बाहर रास्ता साफ है, अब आप निकल सकते हैं शहर जाने के लिए। कार्तिकेय पंडित जी के सामने देखकर अपनी पलकें झपकाकर हाँ में सूचक इशारा करता है और बिजली की गति से नीलवेणी के गद्दे के पास जाकर अपने दोनों हाथों से एक हाथ कमर के नीचे और एक हाथ कंधे के नीचे रखकर कार्तिकेय उसे अचेतन अवस्था में ही पुरजोर से उठाता है। लक्ष्मी और देव का सामान पकड़े हुए कार्तिकेय के पीछे पीछे चलते हैं और पंडित जी कार्तिकेय के आगे अपने डिल डॉल चाल में चले जाते हैं। उन लोगों को मंदिर से बाहर जाने में कोई दिक्कत ना आए, इस बात की पुष्टि करते हुए चलते हैं। पंडित जी चील की भांति कभी यहाँ नज़र दौड़ाते तो कभी वहाँ। आगे का रास्ता साफ होने पर कार्तिकेय को अपने पीछे आने का इशारा करते। कार्तिकेय के पीछे बिल्ली के कदमों सी बिना आहट किए धीरे धीरे लक्ष्मी और देविका चल रहे थे। नीलवेणी के लिए ये लोग खतरा उठा रहे थे, इस बात से बेखबर। वह तो एक ऐसे जहां में सो गई थी जहां से लौट पाना उसके बस में नहीं था। कार्तिकेय के हाथों के परे नीलवेणी के हाथ और गर्दन नीचे की तरफ झोल खा रहे थे, तो पैर दूसरी तरफ और आंखें चीर अनंत में डूबी हुई। इसी तरह सभी मंदिर के बाहर निकल जाते हैं बड़े ही सुरक्षित तरीके से। कार्तिकेय ने गाड़ी मंदिर से बाहर कुछ दूरी पर छुपा रखी थी ताकि किसी की नज़र में ना आए। पंडित जी अभी चोरों की भांति चुपके चुपके यहाँ वहाँ देखे चल रहे थे, पर अचानक सामने देखते ही उनके कदम ठिठक गए। उनके पैरों को मानो किसी ने लोहे की जंजीर से अचानक से बांध दिया हो, इस तरह जड़ हो गए थे। एक कदम भी उनका आगे नहीं बढ़ रहा था। आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई मानो अभी बाहर निकल आएंगी। जो सामने दृश्य उन्होंने देखा, उनके शरीर में एक झुरझुरी सी पसर गई। चेहरे पर पसीने की बूंदें बिना किसी कष्ट के उपस गई। कार्तिकेय अभी उनके पीछे पीछे आ ही रहा था कि कार्तिकेय सामने का नज़ारा देखकर उसके कदम भी वहीं रुक गए। कार्तिकेय की रीढ़ की हड्डी की झुरझुरी ने पूरे आवेग के साथ उसके शरीर को हिलाकर रख दिया। उसके पीछे लक्ष्मी और देविका स्तब्ध कार्तिकेय के पास आकर खड़ी हो जाती हैं। सामने का मंजर देखकर लक्ष्मी के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। उसे ऐसा लगा मानो वो कोई सपना देख रही हो। आंखें फटी की फटी रह जाती हैं उसकी। उसे ऐसा लगा काश मैं आंखें बंद करूं और जब खोलूं तो मैं किसी और जगह पर हूं। उसकी धमनियों का बहता खून जमकर बर्फ हो गया था। आखिरकार इन सभी ने अपने सामने ऐसा क्या देखा कि सभी के सभी वहीं ठिठक गए। क्या ये लोग लक्ष्मी को लेकर और नीलवेणी के साथ बाहर निकल पाएंगे? जानने के लिए बने रहे मेरा उपन्यास देवदासी के साथ। धन्यवाद।